बेटे, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? क्या बात है बाबूजी? ये देखो बेटे, ये देखो कौन आ रहा है। क्या बात है जी? मैं ला कहता था लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं था। अरे कुछ पता तो चले। बाबूजी बात क्या है? अरे बेटे ये पूछो बात क्या नहीं है। ये देखो ये तार आया बेटे। बहू आप भी देखो। तार? किसका है ये तार? अपनी सोहन का। सोहन की माँ, मैं ना कहता था तुम्हारा बेटा जिंदा है। वो आज 11 बजे वाली गाड़ी से आ रहा है। सोहन, मेरा बेटा आ रहा है। भैया जिंदा है, भैया जिंदा है, हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। बहू अब ये तुम मातमी लिबास उतार दो। बेटा, मेरी बहू, तेरा सुहाग सलामत है। मैं ना कहता था कि हमारा बेटा जिंदा है, तुम अपनी चूड़ियां मत तोड़ो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं था। भाभी, मेरे भैया आ रहे हैं। तुम सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब उसे स्टेशन पर लेने जाएंगे। चलो भाभी तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ हम सब जाएंगे, हमारा बेटा बाजे गाजे के साथ आएगा। सुनिए, हाँ? आप अकरम भाई को फोन करके पता लगाइए कि गाड़ी टाइम पर आ रही है या नहीं। ये तुमने बिल्कुल ठीक याद दिलाया, मैं अभी अकरम को फोन करता हूँ। जी। हाँ स्टेशन, जरा अकरम भाई को दीजिए फोन। अरे लाला जी, कहिए लाला जी, कैसे याद किया? हमारा सोहन मिल गया है। क्या कहा लाला जी आपने? सोहन मिल गया है? हाँ तुम्हारा भतीजा मिल गया है, वो 11 बजे वाली गाड़ी से आ रहा है। भाई ये तो बहुत मुबारक खबर है। लाला जी, अपने सोहन को अल्लाह हयात अदा करे। अरे अकरम भाई कुछ मत पूछो, मैं कितना खुश हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम्हें भी अकरम भाई, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मुबारक, क्योंकि तुमने तो उसे गोद खिलाया है। लाला जी, अपना सोहन है भी तो बड़ा खुददार। घर में जब उसकी चाची सुनेगी तो बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। अच्छा अकरम भाई, गाड़ी तो ठीक समय पर आ रही है ना? हाँ हाँ, आप देखते रहिए हम कैसे धूमधाम से उसका इस्तकबाल करते हैं। अकरम भाई, मैं तो सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। ए लाला जी, लड्डू वड्डू से काम नहीं चलेगा, जश्न होगा, बहुत बड़ा जश्न। अरे आप आकर तो देखिए, प्लेटफार्म पे मैं क्या हंगामा करता हूँ यहाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सभी लोग आ रहे हैं। चलो बेटी चलो। अरे सोन की माँ जल्दी देखो, 11 बजने वाले हैं, देर हो गई पहले। लाला जी, ये साहब आपसे मिलना चाहते भाई अभी नहीं, अभी हम लोग जल्दी में हैं। हैं। लाला जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए कहा ना हम लोग जल्दी में हैं, मेरा बेटा वहाँ स्टेशन पर आने वाला। और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? आपका बेटा 11 बजे नहीं बल्कि शाम 4 बजे की गाड़ी से आने वाला है। लेकिन उसका तो टेलीग्राम आया था कि वो 11 बजे आने वाला, फिर ये 4 बजे का क्या मतलब? वो टेलीग्राम मैंने ही दिया था। आपने? अब वो तो बहुत जल्द से जल्द आने वाला था, लेकिन देखिए भाई, मेरा सोहन ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। बेटी आप लोग अंदर जाओ, बहू आप अंदर जाओ, अंदर जाओ। देखिए भाई साहब, सोहन मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो जीते जी मर गया था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। देखिए साहब, सोहन चाहता था कि उसके आने से पहले मैं आपसे एक बार जरूर मिलूं। क्यों, क्या ये उसका घर नहीं, या वो हमें पहचानता नहीं? नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात काफी है? अरसा हो गया है ना, पूरे हाँ। 7 साल। और 7 साल में तो दुनिया बदल जाती। लेकिन माँ बाप का दिल नहीं बदलता। अब उसकी माँ है, बहन है, बहू है, क्या ये सब लोग उसे नहीं पहचानेंगे? नहीं लाला जी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। सोहन बहुत नादान है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की कि जो लोग पिछले 7 साल से तुम्हें ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, बड़े बड़े इनाम मुकर्रर कर रखे हैं, क्या ये सब दिखावा है? देखिए भाई साहब, दौलत तो एक मिट्टी का ढेर है, अगर कोई उसे इस्तेमाल करने वाला ना हो तो। और फिर मेरी तो बड़ी दिली इच्छा थी कि सोहन आए और मेरे इस कारोबार में मेरा हाथ बटाए। आप घबराइए नहीं लाला जी, सोहन बड़ा समझदार है, खुददार है। और आज तो मैं अपने लिए बात करने आया था। हाँ कहिए। सोहन को ढूंढना कोई आसान काम तो नहीं था ना? देखिए आप घबराइए नहीं, मैं समझ गया। मेरा नाम लाला जगन्नाथ है, और जो मैंने आपसे वादा किया उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आपने सोहन को ढूंढकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है।
मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। देखिए लाला जी, ये मेरा बिजनेस तो है नहीं। मैं भी आप ही की तरह सताया हुआ हूं। क्या आप भी? नहीं लाला जी, मेरा लड़का तो नहीं। हाँ, मेरा एक छोटा भाई था। मैंने उस छोटे भाई को अपने बेटे की तरह पाला और इस उम्मीद पे पाला कि खानदान का नाम चलता रहे। रुपए पैसे की कमी तो यहां भी नहीं थी। 2-2 कारखाने हैं, गुजर बसर अच्छी हो जाती है। लेकिन आपने ठीक कहा कि सब कुछ हो, औलाद ना हो, उस रुपए पैसे को खर्चने वाला ना हो, तो क्या फायदा। मेरे भाई को गुम हुए पूरे 10 साल हो गए। जाने कहां कहां नहीं ढूंढा उसने। खैर छोड़िए, उसे तो ना मिलना था और ना वो मिला। लेकिन आज भी जब भी किसी का गुम होने का इस्तारा में पढ़ता हूं तो पूछिए मत कि मेरी क्या हालत होती। अपने भाई का गम इस तरह सताने लगता है कि उसे ढूंढने निकल पड़ता हूं। आप भी कितने अजीब इंसान हैं कि दूसरों के गम को आप अपना गम समझते हैं। भला ऐसे कितने इंसान होंगे दुनिया में। लेकिन लाला जी, इस काम के लिए रुपया पैसा तो खर्च होता है ना। ये सब मैं अपने लिए तो करता नहीं। इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। और मेरे लिए तो एक फूटी कोड़ी भी हराम है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना कीजिए। भला शराफत भी कहीं छुपी रह सकती है, आप चिंता ना करें। अच्छा लाला जी, मैं सीधा स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। आशु बेटे, आशु बेटे। क्या बात है जी? वो सोहन आज 11 बजे वाली गाड़ी से नहीं, शाम को 4 बजे वाली गाड़ी से आ रहा है। 4 बजे वाली गाड़ी से क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, कुछ काम पड़ गया होगा। अरे शंभू, ओए शंभू, जल्दी से जा और गोपी हलवाई से बोलना कि लाला जी ने कहा है कि शाम तक 30-40 किलो लड्डू तैयार करके रखे। लड्डू? वो किस लिए? अरे भाई, अपना बेटा आ रहा है, घर घर में बांटूंगा। अच्छा, हमारे सोहन बाबू आ रहे हैं। हाँ, और हाँ, जल्दी से जा और साथ साथ उसको गुलशन बैंड वाले को भी बोलते जाना कि शाम को ठीक 4 बजे वो स्टेशन पर पहुंच जाए। अपना बेटा बाजो गाजों के साथ आएगा। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, आप लोग तैयारी करो, तब तक मैं अकरम भाई को फोन करता हूँ। जी, चलो। हेलो हेलो, स्टेशन। अरे कौन? अकरम भाई? हाँ, मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। अरे अभी घर पर ही है और यह गाड़ी का टाइम हुआ जा रहा है। अरे फोन इसलिए किया था कि अभी अभी वो पता चला है कि सोहन 11 बजे वाली गाड़ी से नहीं, शाम को 4 बजे वाली गाड़ी से आ रहा है। क्या? ये एकदम तब्दीली कैसी? बस अभी अभी पता चला। चलिए ठीक है। और हाँ, मैंने जरा इत्तला की थी, तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो रही थी, मुबारकबाद कह रही थी लाला जी। भाई, उनको भी मुबारकबाद देना है। अच्छा, भाभी, तुम यहाँ बैठकर ये गिलास उतारती जाओ, मैं नए चढ़ाती जाती हूँ। अच्छा। वैसे तो बड़ी संजीदा हो रही हो, पर मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। आशी, और नहीं तो क्या, ये खूब कही। आपके पति आ रहे हैं, जिनकी जुदाई में आपने शौक मना रखा था, वो तशरीफ ला रहे हैं आपकी मांग में सितारे भरने के लिए। अच्छा भाभी, तुम मेरे भैया को देखते ही क्या कहोगी? मैं क्या कहूंगी? हाँ, ये भी ठीक है। सबके सामने तुम कह भी क्या सकती हो। तुम तो जब कोई नहीं होगा, अकेले में भैया की खबर लोगी। आशी, तू भी ना बस। लेकिन भाभी, पहले ही दिन लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता। पहले दिन तो खूब प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तुम जी भर के भैया से प्यार करना और उन्हें बताना कि हम भी उन्हें कितना प्यार करते हैं। आशी, मुझे तो डर है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। भाभी, इसमें पागल होने की क्या बात है? तुम्हारे पति आ रहे हैं, मेरा भैया आ रहा है, वो भी पूरे 7 साल बाद आ रहा है। हाँ आशी, पर मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? ओम देवी, तुम्हारा पति दूर, बहुत दूर नदिया किनारे जाएगा और उसके बाद
कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं। अभी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है कि ज्योतिष का कहा झूठ नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ। हेलो, कौन? अकरम अंकल? बेटा तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? वो तो घर पे नहीं है। क्या बात है अंकल? बड़ी मनहूस खबर है, जरा भाभी को बुलाओ। क्या हुआ? किसका फोन है बेटी? अकरम अंकल का। जाओ। हेलो अकरम, क्या गाड़ी लेट है क्या? अरे लाला जी, बहुत बुरी खबर है। आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। क्या कहा? किस मुंह से कहूं लाला जी, हिम्मत ही नहीं हो रही। बड़ी मनहूस खबर है। 4 बजे वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं हो सकता अकरम। नहीं अकरम, बोल तो कि ये झूठ है। बताइए तो फिर क्या हुआ? अरे सोहन की माँ, मैं तो लुट गया। सोहन की माँ, अरे सोहन जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं ना कहती थी कि ज्योतिषी कभी झूठ नहीं बोलते। भाभी, अरे गए हुए कभी वापस नहीं आते, मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं। अरे बेटी, अरे तो बेटी तुम्हारे भैया नहीं रहे बेटी। आप फिर से फोन मिलाइए जी। बाबूजी, मेरे बेटे सो। बाबूजी, देख के पीछे रो के सबका क्या हाल हो गया। माँ कैसी हो माँ? रोती हो माँ? मैं आ गया ना। कैसे? बेटे तू उस गाड़ी में आने वाला था। अरे बाबूजी, वो गाड़ी तो मैं पकड़ ही नहीं सका। चलो अच्छा है कि उस गाड़ी में तू नहीं आया। लेकिन बेटे तू इतने दिन था कहाँ? अब छोड़िए भी, ये समय नहीं इन बातों का। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा सही सलामत आ गया। आ मेरा बेटा, आशी बेटा, चलो सबका मुंह मीठा कराओ। तुझे क्या मालूम हमारा क्या हाल हो गया था। खुद अपने हाथों से खिला। हे भगवान, मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगी। लो आशी बेटा, तुम भी खिलाओ मेरा लाल। अब तो मैं सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। देखा, मैंने कहा थी ज्योतिष का झूठ भी हो सकता है। हाँ। और बेटा अब तुम जाओ, अपनी सहेलियों को बुलाओ। हाँ। अब हम घर पे खूब पार्टी करेंगे। खूब मजा आएगा। भैया भाभी को भी तो खिलाओ। हाँ भाई, मेरी बहू सूख गई तेरे इंतजार में। अरे नहीं यार, तेरी कसम बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं भूला दोस्त, कुछ नहीं भूला। अच्छा ये बता, वो केके का क्या हाल है? सुना है भाई आजकल तो डीसीपी हो गया है। अरे छोड़ यार, होता तो वो एकदम बौंगा था। हाँ बिल्कुल। तो सुना, मैं दोस्त मेरी मत पूछ, बहुत लंबी दास्तान है, मिलेगा तो बताऊंगा। तो तय रहा ना, शाम को आ रहे हो तुम? देखो भूलना नहीं, मैं वेट करूंगा। हाँ, सी यू देन, बाय। सुनिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। बस एक फोन और। हाँ, अरे फोन बाद में कर लीजिएगा, कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? आप क्या जाने बेगम साहिबा, अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए हम किस कदर बेचैन हैं। सिर्फ पुराने दोस्तों से? और मैं यहाँ जो इतने सालों से आपका इंतजार कर रही हूँ वो कुछ नहीं। ए, देखो तुम ऐसा मत कहो, तुम तो अब मेरे पास हो हमेशा के लिए। हाँ, कहाँ, आपको तो फोन से ही फुर्सत नहीं है। बस सिर्फ एक फोन। हाँ प्लीज। अच्छा चलिए कर लीजिए। थैंक यू, यू आर ग्रेट। सुनिए, अंडा कैसे खाएंगे आप? अंडा वैसे तो कुछ भी चलेगा, ऑमलेट बन जाए तो अच्छा है।
engaged. पर आप तो हमेशा हाफ बॉइल्ड खाया करते थे। हाफ बॉइल्ड? अरे तो क्या हुआ शीला, इतने सालों में किसी का टेस्ट चेंज नहीं हो सकता क्या? अगर तुम नहीं नहीं, मैं ठीक है, मैं ऑमलेट ही बनाती हूँ और अभी लाती हूँ। हेलो, इज मिस्टर आरके देयर? ओके, आई होल्ड द लाइन। हाँ आरके, सोहन बोल रहा हूं। अरे मुझे नहीं पहचाना तुमने? अरे भाई सोहन बोल रहा हूं, सोहन। हाँ हाँ, इतने साल हो गए, भूल गए होगे, कहां पहचानोगे? शुक्र है तुमने पहचाना तो। हाँ यार, बस सब ठीक ही है। अरे आओ तो, मिलोगे तो सब कुछ बताऊंगा। बस अभी तो ये समझ लो कि मौत के मुंह से निकल कर आया हूं, सच यार। तो फिर आ जाओ आज, देखो मदन और रियाज भी आ रहे हैं। हाँ? अरे सारे मिलकर बैठेंगे, मस्ती करेंगे यार, तुम आ जाओ बस। चल ठीक है, सी यू इन द इवनिंग, बाय। ओके, ये लीजिए आपका गर्मा गर्म ऑमलेट। डार्लिंग, इफ यू डोंट माइंड, वन मोर कॉल। हाँ, ओफो, इसमें इजाजत मांगने वाली कौन सी बात है? आपका जितना जी चाहे उतनी कॉल कीजिए, लेकिन पहले आप नाश्ता कर लीजिए, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। थैंक यू। अच्छा सुनिए, मैंने आपको बताया है नहीं, कृष्णा की शादी हो गई है। कौन कृष्णा? कृष्णा, अपनी कृष्णा। अपनी कृष्णा? साफ साफ बताओ ना, कौन सी कृष्णा? आप कृष्णा को नहीं जानते? शीला, शीला कमाल है, मैं कुछ भूल नहीं सकता क्या? अपने रिश्तेदारों को भी। कृष्णा मेरी छोटी बहन है। ओह, शीला तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो क्या? एक सवाल का जवाब गलत हुआ नहीं कि सारे नंबर कट? नहीं नहीं, मैं देखो, जरूरी है कि इतने सालों बाद भी मुझे सब कुछ वैसा का वैसा याद हो? कब कह रही हूँ, लेकिन क्या? अब रहने दीजिए, छोड़िए सब। आप खाइए ना प्लीज, बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैं गर्म कर लाऊं? नहीं, नहीं, गर्म कर लाऊं। रहने दो शीला, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा? देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, और आप तो हमेशा। ओफो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं अपने ही घर में हूं या किसी दूसरे के घर में। कदम कदम पर इंक्वायरी की जा रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, आप पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं। तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या बोलिए ना, कोई सुन लेगा। शीला, तुम्हें शक है ना कि मैं सोहन नहीं हूं? पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। खैर छोड़िए, आप खाइए ना प्लीज। मैं तो समझता था तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और यहां थानेदार की तरह सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, शक किया जा रहा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या समझाओगी तुम मुझे? मैं तो जब से आया हूं तुम्हारे चेहरे पर खुशी की एक झलक नहीं देखी मैंने। मैं तो बहुत खुश हूं, आप देख ही रहे हैं कितनी खुश हूं मैं। ये मुझसे कह रही हो तुम? मैं जो तुम्हारा पति हूं, जो तुम्हें सदाबहार कहा करता था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती थी, आंखों में खुशी की एक चमक होती थी, लेकिन अब नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। अरे जिसका पति मौत के मुंह से बचकर आ जाए, वो खुश नहीं होगी क्या? आपसे कोई सेवग्राम मिलने आए। विक्रम जी मैम। बिठाओ, मैं आता हूं। सुनिए, नाश्ता तो कर लीजिए। थैंक्स, हो गया। अरे सोहन बाबू, रात कैसी बसर हुई? बड़े समझदार निकले, बरखुरदार। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि गाड़ी से ना आकर सीधी टैक्सी पकड़ ली। भाई मैं गाड़ी से आऊं या टैक्सी से, आपको क्या लेना देना? अच्छा सब वो दोस्तों को टेलीफोन तो कर दिया ना? टेलीफोन? हाँ कर दिए। तो अरे उनके नंबर तो याद थे ना? अरे भाई सबके नंबर्स मेरी डायरी में नोट थे, भूलूंगा क्यों? बहुत खूब बरखुरदार, बहुत खूब। कमाल कर दिया तुमने। अब तुम मौके की जगह पे आ पहुंचे हो, यहां मुकम्मल होशियारी के साथ। देखिए,
आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या है आपका? अब हर बात का मतलब समझाना पड़ेगा तुम्हें। देखो, तुम खुद समझदार हो, समझदारी से काम लो। मैं कुछ नहीं समझा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो नहीं भूल जाना चाहिए था। अगर इस तरह रंग बदलने लगे तो काम कैसे चलेगा? अरे ये सब क्या है? ये सब वही है जो मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं। समझा चुका हूं? लेकिन क्या समझा दिया गया था? इतना चीखो मत, दीवारों को भी कान होते हैं। मौका मिला तो मैं तुम्हें फिर समझा दूंगा। देखिए हुजूर, आपकी ये गोलमाल बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तुम्हारे भले की कहता हूं, संभल जाओ वरना। वरना? वरना क्या? अच्छा, आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। बनने की कोशिश मत करो। ये धमकी तुम मुझे पहले भी दे चुके हो, पर मैंने पहले भी कहा था कि सेवक राम धमकियों से डरने वाला नहीं। देखो बरखुरदार, मेरे साथ तुम भी नहीं बचोगे। मैं भी नहीं बचूंगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो बरखुरदार, मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैंने जितना कहा था उससे ज्यादा दे दूंगा, बल्कि जो कहोगे वो दे दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो सारा माल अकेले ही हड़पना चाहते हो? देखो बेटा, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जो शख्स तुम्हें यहां ला सकता है तो तुम्हें यहां से गोल भी करा सकता है। बेहतर यही होगा कि माल आधा आधा बांटो, न तुम्हें परेशानी और न मुझे परेशानी। पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छा, मैं चलता हूं। देखो, कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वरना। शिवराम जी, आप इतनी देर थे कहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? आपको आने में देर हो गई, हम लोग घबरा रहे हैं। अगर जो कुछ देर और हो जाती तो हम लोग आपको ढूंढने निकल जाते। सेवाराम नाम है मेरा, सेवा करना काम है मेरा। सेवा तो धर्म है, इसमें खतरा कैसा? हाँ, थोड़ी देर तो हो गई है। आदमी की जात ही अकेली ऐसी जात है कि जिसकी नियत का कोई भरोसा नहीं। उसने ऐसा किया क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ रंग बदला है। दरअसल कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो हम कुत्ते को घी कहाँ पिला रहे हैं? उससे तो हमने अपने तरीके से भोगने के लिए भेजा है। सोहन की नियत बदली हुई लगती है। दरअसल अचानक ही इतनी संपत्ति मिल जाने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। वो ऐसा नाटक करने लगा है जो हमने लिखा ही नहीं। यानी कि सारा माल वो अकेला हड़प करना चाहता है? कहिए तो ठिकाने लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। दरअसल मैंने इस प्रोजेक्ट पे काफी मेहनत की। अब जब फसल काटने का टाइम आया है तो जल्दबाजी अच्छी नहीं। और सोहन की बेवकूफियों का जवाब हमें अपनी बेवकूफियों से नहीं देना चाहिए, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसने ऐसा क्या किया? उसने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पहचानने से इनकार कर दिया? उस नमक हराम की ये हिम्मत! उसको तो मैं... रामलाल, गुस्सा नहीं, बच्चा है, जल्दी ही समझ जाएगा। वैसे नाटक बहुत अच्छा कर रहा है वो। खट से डायरी ले आया, दोस्तों को टेलीफोन करने लगा, एकदम फिट जा रहा है। बस उसकी नीयत को ठीक करना होगा। हमने उसे इस लायक बनाया है। वो अकेला ही नहीं है, इसके पीछे हम सब लोगों की मेहनत है। हाँ, हम सबकी मेहनत पे वो पानी नहीं फेर सकता। पोपलो, रामलाल, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को चिंता की कोई जरूरत नहीं। उसे पेड़ पर मैंने चढ़ाया है, उसे फल तो तोड़कर नीचे फेंकना ही होगा। लेकिन वो तो अपना रंग बदल रहा है ना। पर हमें भी लोगों पे अपना रंग चढ़ाना आता है। हमें पेड़ को काटना भी आता है। तो फिर देर किस बात की? वो कहा है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सोहन तो एक तरह से अपने घर में रह ही रहा है, लेकिन वो हमारे खतरे से बाहर नहीं, और हम पुलिस के खतरे से बाहर नहीं।
सोहन को समझना होगा कि पुलिस के साथ साथ उसके लिए हम भी जल्लाद साबित हो सकते हैं। लेकिन वो तो हमारे लिए बहुत ही भरोसे का आदमी था, उसने अपना रंग बदल लिया। देखो रामलाल, तुम अपने साथियों को ये कहो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब 1-2 लाख तो मैं लालाई से ले ही आऊंगा। रही सोहन की बात, तो वो भी एक दिन रास्ते पे आ जाएगा। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं छोड़ी। हम उसे और ज्यादा नहीं उड़ने देंगे। अगर वो हिस्सा हमें नहीं देगा तो हम भी इसको पूरा का पूरा नहीं खाने देंगे। रामलाल, हम पूरा का पूरा हिस्सा लेंगे और मेरा प्यारा सोहन मेरे पैर पकड़ के देगा। देखते रहना, कमाल तो होगा ही। भाभी, क्या बात है भाभी? नहीं, कुछ नहीं। भैया काम पर गए पिताजी के साथ। अच्छा, हाँ, नाराज ना हो, जल्दी आ जाएंगे। मैं भला क्यों नाराज होने लगी? लो, नाराज होने की तो बात ही है। एक तो पूरे 7 साल बाद आया और जी भर के देखा भी नहीं था कि रात खत्म हो गई, और फिर सुबह सुबह ही निकल गया। कम से कम पूछ के तो जाता, इतना ही कह जाता, डार्लिंग मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। क्यों, ठीक है ना भाभी? आशी, कोई और बात नहीं है करने के भाई लिए? मैं तो कह चुकी। अब तुम बताओ, रात को क्या क्या बातें हुई मेरे भैया से? कैसी बातें? कैसी बातें? वाह भाई वाह, इतनी नादान ना बनो भाभी। यूं कहो कि बताना नहीं चाहती। भाई मैं किसी से कहूंगी थोड़े ही। आशी, तुम बस यूं ही छेड़ती जा रही हो। क्या बात है भाभी, तुम बड़ी चुप चुप सी हो। ठीक, शोर मचाओ। और नहीं तो क्या, मुझे ही देख लो। जब से मेरा भैया आया है, मेरा तो बस यही जी चाहता है कि बातें ही करते जाऊं, अपने भैया की बातें ही बातें। आशी, मेरा दिल ही नहीं मानता। क्या बात करती हो भाभी, हद हो गई शक्की मिजाज होने की। अरे गए हुए लोग कभी वापस नहीं आते। क्या बात करती हो भाभी? मुर्दे कभी जिंदा नहीं हो सकते। बस बस रहने दो भाभी, कोई इलाज नहीं तुम्हारे बहन का। आशी, तुम्हें तो पता है ना कि उन्हें ऑमलेट कभी पसंद नहीं था। जब भी मैं बनाकर ले जाती थी हमेशा इनकार कर देते थे। लेकिन आज हमेशा हाफ बॉइल्ड ही खाते थे ना। तो आज हाफ बॉइल्ड नहीं खाया? नहीं, कहने लगे कि ऑमलेट मिल जाए तो बहुत अच्छा। आशी, अगर वो तुम्हारे भैया हैं तो मेरा सुहाग है, मेरा तो सब कुछ है, वो मेरी दुनिया है। लेकिन उनके चेहरे पर मुझे अपनापन दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशी, वो कलकत्ते से गाड़ी पर सवार होकर गए थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। बाबूजी भी तो गए थे ना वहाँ, लेकिन ना उनकी लाश मिली ना वो जख्मियों में मिले। भाभी, जख्मियों में नहीं मिले तो जरूरी है मर गए होंगे। लाश नहीं मिली, जख्मियों में नहीं मिले तो गए कहाँ आशी? मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते आशी। भाभी तुम झूठ बोलती हो। नहीं आशी, तुम्हें अब भैया से प्यार ही नहीं रहा। आशी, अगर वो तुम्हारे भैया हैं तो क्या मेरे कुछ नहीं? भाभी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। बाबूजी भी तो है, माँ जी है, उन्हें ऐसा शक क्यों नहीं हुआ? आशी, आज मैंने वो जो आए थे ना। कौन? सेवक राम जी? हाँ हाँ, सेवक राम जी और तुम्हारे भैया आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? वो उनको डांट रहे थे, कुछ समझा रहे थे। क्या? कुछ ऐसी बातें कि दीवारों के भी कान होते हैं, वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा। क्या कह रही हो भाभी तुम? आशी, मैंने अपने कानों से सुना है। वो ये भी कह रहे थे कि अकेले माल हजम नहीं कर सकोगे। हे भगवान। आशी, मुझे तो ये सेवक राम के आदमी लगते हैं। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। नहीं भाभी नहीं। हेलो, कौन? मैं आशी बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया तो जिंदा है, वो तो कल ही आ गया था। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, क्या हुआ आशी? ठीक है। आशी, क्या हुआ? स्टेशन से अकरम अंकल का फोन था। हाँ? कहते हैं भैया की लाश मिल गई है। नहीं आशी, आशी, मैं नहीं कहती थी कि मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते, लाशें आती हैं उनकी सिर्फ।
वो नहीं आएंगे। अब तक का तो काम खत्म कर दिया है। ठीक है। अच्छा ऐसा करना, ये जो अपनी 3-4 पार्टी हैं इनके चेक वगैरह बना के जाओ, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है? ओके सर। हाँ, आइए आइए सेवक राम जी, आइए आइए आइए, बैठिए। आप यहाँ आइए, कहिए कैसे हैं आप? बस सेठ जी, आपकी दुआ से ठीक हूँ। मैंने सोचा आपसे मिलता चलो। ये आपने बहुत अच्छा किया सेवक राम जी। सेवक राम जी, जब से सोहन घर पर वापस आया है, घर में तो खुशियां ही खुशियां आ गई, और ये सब आपकी बदौलत है। भाई हम तो आपके मुरीद हो गए। ऐसा मत कहिए सेठ जी। जिंदगी है तो सुख दुख है, हाँ। अच्छे बुरे लोग हैं। हमारा रास्ता तो इंसानियत का है, नेक नियति का है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब इसी रास्ते पे चलते हुए आप जैसे लोगों का प्यार मिल जाता है। प्यार तो प्यार से फैलता है। कहिए आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? लाला जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहने आया था। हाँ कहिए। मेरी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। ऑर्डर सिर पे है और इसी बात का नाजायज फायदा मजदूर यूनियन ने उठा लिया है। और उनकी मांगों को मानना मेरी मजबूरी है। और उनकी मांगों को मानने के लिए जितना रुपया चाहिए उतना मैं जुटा नहीं पा रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं कि कल और परसों बैंक भी बंद है। हाँ, बैंक तो वाकई में बंद है। फिर तो आप बड़ी मुश्किल में फंस गए सेवक राम जी। और इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बदला नहीं चाहता। देखिए, आप जानते हैं मैं इस टाइम मुसीबत में हूं। हाँ हाँ, मुझे सब ध्यान है, और मुझे तो आपकी मदद करनी ही है। आप बहुत अच्छे मौके पर आए। लाला जी, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल मौका है। अब फैक्ट्री के वर्करों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने उनको अपना बेटा, दोस्त, भाई सब कुछ समझा। किसी की लड़की की शादी तो मैं रुपया दे रहा हूं, किसी की पढ़ाई का खर्चा है तो मैं दे रहा हूं। तो देखिए, और आज उन्होंने मुझे किस परिस्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि अचानक मजदूरों ने अपना रंग कैसे बदल लिया, और आप जैसे अच्छे मालिक के साथ उनका बर्ताव क्यों बदल गया? लाला जी, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। मैं सोहन को ढूंढने के चक्कर में भागदौड़ करता रहा और अपनी फैक्ट्री पे ध्यान नहीं दे पाया। इसी बात का नाजायज फायदा मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट ने उठा लिया। अब उन्हें 2 महीने का बोनस इकट्ठा चाहिए। अब मैंने उनकी मांग को मान भी लिया, लेकिन वो कहते हैं पहले पैसा फिर काम। अब या तो उनकी मैं मांगों को मानूं या कारखाना बंद कर दूं। नहीं नहीं सेवक राम जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई हमारी खुशी की खातिर आप कारखाने में समय नहीं दे सके, और इसलिए आप परेशानी में फंस गए। भाई हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। लाला जी, हम भी किसी के उपकार को नहीं भूलते, और किसी की मदद को लेकर भूलकर जीने वाले इंसान भी नहीं। बस किसी तरह से इस समस्या से बाहर आ जाए तो फिर देखना आप सेवक राम क्या चीज, किस तरह सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। वो हम देख चुके हैं सेवक राम जी। भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी परेशानी को भी दूर करना चाहते हैं। कहिए कितने रुपयों से काम चल जाएगा आपका? लाला जी, मैं भी फैक्ट्री चलाता हूं। ऐसा नहीं कि जितना रुपया मुझे चाहिए मैं आपसे मांगने चला आया, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने आपके लिए किया उसका बदला चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि किसी तरह से इस समस्या से बाहर आ जाऊं। हाँ हाँ, उसी समस्या से बाहर आने के लिए आपको कितने रुपयों की मदद चाहिए? देखिए, आप जानते हैं मैं इस टाइम मुसीबत में हूं। मुझे रुपया चाहिए सिर्फ 2-4 दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लौटाऊंगा नहीं, लेकिन
इस समस्या से निकल जाऊं तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी होऊंगा। देखिए लाला जी, 5 लाख तो मेरे पास है, 3 लाख के लिए मैंने किसी दोस्त को बोल रखा है। अब कम से कम 2 लाख मिल जाएं तो इन मजदूरों का मुंह बंद करके इनको दोबारा काम पे ले आऊं। 5 लाख आपके पास है और 3 लाख आपने किसी मित्र को कह रखा है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए आपको चाहिए। जी सेवक राम जी, अगर आपके मित्र ने ऐन मौके पर रुपया देने से इनकार कर दिया तो? क्या बात कर रहे हैं आप लाला जी, मैं तो डूब जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो, अगर काम शुरू नहीं हुआ तो मैं तो 20 लाख के नीचे आ जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए सेवक राम जी, 2 लाख रुपए मुझसे अभी ले जाइए। और हां, अगर आपके मित्र देने से मुकर जाते हैं तो आप मेरे पास सीधे चले आइए। लाला जी आप वाकई बहुत बड़े दिल के आदमी, बहुत ऊंचे इंसान। नहीं नहीं सेवक राम जी, हम तो प्यार के भूखे हैं और भगवान की दुआ से ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, और फिर सबसे बड़ी खुशी तो हमें आपने लौटा दी। कैशियर साहब। जी सर। आप हमारे सेवक राम जी हैं, किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आप ऐसा कीजिए, 2 लाख रुपए लेके आइए और इनको दे दीजिए। तो सर कैश देना होगा या चेक कर दूं? अरे भाई कैश देना है, बैंक खुला होता तो आप हमारे पास आते ही क्यों? सर ठीक है, 2 मिनट जरा मैं स्टाम्प पेपर लेके आता हूँ अभी। कैशियर साहब, आप आदमी को देख के बात किया कीजिए। आप सेवक राम जी हैं, इनके लिए स्टाम्प पेपर वगैरह की किसी की जरूरत नहीं। आप जाइए और 2 लाख रुपए लेके आइए, और हाँ 3 लाख रुपए का आप इंतजाम करके रखिए, हो सकता है बाद में फिर जरूरत पड़ जाए। ठीक है? अभी तो 2 ही लाख देने हैं ना? हाँ, आप 2 लाख रुपए लेके आइए, जाइए। सेठ जी, मुनीम जी ठीक कह रहे हैं, तो बाद में थोड़ी लिखत पढ़त हो जानी चाहिए। सेवक राम जी, हम व्यापार नहीं कर रहे, हम आपकी मदद कर रहे हैं, और ये हमारा फर्ज है कि हम आपकी मुसीबत में काम आए। आप जाइए और 2 लाख रुपए लाके सेवक राम जी को। हेलो, हाँ मैं कैशियर बोल रहा हूँ। कौन? आशी? पिताजी को फोन दीजिए, मैं घर से बोल रही हूँ। सर जी फोन आपका। हेलो, हाँ आशी बेटे, क्या बात है? पिताजी, स्टेशन से अकरम अंकल का फोन आया था, कहते हैं भैया की लाश मिल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी आप जल्दी आ जाए। अरे बेटी रोना नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? क्या बात है लाला जी? बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, हमें अभी जाना होगा। आप घबराइए मत लाला जी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? चलिए। सब लोग पागल हो गए हो क्या? ये अपना फोन नहीं, फोन। अरे इंस्पेक्टर साहब, सोहन तो उस गाड़ी से आया ही नहीं। वो तो इंस्पेक्टर साहब टैक्सी से आया था। तो ये लाश आपके बेटे की नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो कल ही घर आ गया था। ये कैसे हो सकता है? लाश की जेब से जो खत पत्र बरामद हुए हैं उस पर तो आप ही के घर का पता है लाला जी। हाँ, आपने बताया कि आपका बेटा तो गाड़ी से नहीं टैक्सी से आया। जी। लाला जी, कितने बजे आ गया था आपका बेटा? उस वक्त होश ही किसे था इंस्पेक्टर साहब? अंदाजा
माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मजबूर हूं, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ, तो स्टेशन से फोन किस वक्त आया था? यही कोई 3 बजे के लगभग। 3 बजे? जी। इसका मतलब 3:30 बजे नहीं तो 4 बजे आपका बेटा आ चुका था। बस यही समझ लीजिए। ये इंस्पेक्टर साहब इस तरह। आप कौन साहब हैं? ये सेवक राम जी। आपके रिश्तेदार हैं? जी, बल्कि उससे भी बढ़कर। फिर तो आप सोहन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। पहचानूंगा क्यों नहीं, वो तो मेरा अजीज है। लाला जी, आपके साहबजादे इस वक्त कहाँ हैं? वो नहीं आए। लेकिन वो तो अपने दोस्तों से मिलने गया है, बल्कि अभी आता ही होगा। उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे? किस लिए? उससे पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है लाला जी? फर्ज कीजिए ये लाश आपके बेटे की ही हो तो? ये कैसे हो सकता है? सच मान लेने को थोड़े ही कहता हूं। फर्ज कीजिए कि ये लाश आपके बेटे की ही है। एक बेटा तो अपने घर आ चुका है, लेकिन हम लाश को भी तो इससे सोहन का क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक लाला जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। लाश की शक्ल हूबहू आपके बेटे सोहन से मिलती है, क्या ये कम ताल्लुक है? सेवक राम जी, आप इस डायरी में अपना पूरा नाम और पता लिख दें, शायद आपकी जरूरत भी पड़े। मेरी क्या जरूरत पड़ सकती? ये मत कहिए, जरूरत का क्या है, किसी भी शख्स की किसी भी वक्त पड़ सकती है। आओ बेटे आओ। पिताजी, घर पहुंचा तो पता चला आप लोग यहाँ हैं। ये सब क्या माजरा है, क्या बात है? बेटे, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। क्या पूछना चाहते हैं, किस बारे में? बेटे, वो जो कल एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में कुछ वो। हाँ। मिस्टर सोहन, मैं खान हूं। कल एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें से हमें एक लाश मिली। तो फिर? इस लाश की जेब से हमें एक लेटर मिला है। भगत राम, देना जरा। इस लेटर पर लाला जी के घर का पता लिखा है। अरे, बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, अजीब बात तो है ही। लाला जी कहते हैं कि ये लाश उनके बेटे की नहीं है। ये इंस्पेक्टर, ये मैं, लेकिन ये लाश मेरी कैसे हो सकती है? हाँ, लाला जी का बेटा सोहन तो मैं हूं। ये भला ये लाश मेरी कैसे हो सकती है? हाँ? लेकिन सोहन बाबू, मरने वाले की शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी। उसकी जेब से जो लेटर मिला उस पर लाला जी का पता था। मरने वाला भी उसी घर में आ रहा था जहां आप उससे पहले पहुंच गए। क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि लाला जी मेरे बाप नहीं है, ये औरत मेरी मां नहीं है, ये मेरी पत्नी और बहन नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे कहने की बात नहीं है सोहन बाबू, हालात ऐसा कह रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह से आपे से बाहर होकर आप मसले को और उलझा देंगे, जिससे आप और परेशान होंगे। परेशान तो आप मुझे कर ही रहे हैं इंस्पेक्टर। मुझे अपनों के सामने गैर ठहराना चाहते हैं। मेरा बाप नहीं है। जिस तरह आप किसी बाप के बेटे हैं, उसी तरह ये लाश भी किसी बाप के बेटे की ही है। तो इससे मुझे इनकार कब है? तो अब सवाल ये है कि ये लाश अगर लाला जी के बेटे की नहीं है तो किसके बेटे की है? राइट? ठीक है ना मिस्टर सोहन? देखिए इंस्पेक्टर खान, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और लाला जी के पास इतनी जायदाद जरूर है कि उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर एक आदमी बड़ी आसानी से ऐश की जिंदगी गुजार सकता है। क्या मतलब? कैसी कमजोरी? लाला जी का बेटा 7 साल पहले का गुम है। गुम क्या, बल्कि कलकत्ता से आने वाली एक ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया था। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस गाड़ी से नहीं आ रहा। तो आप अब तक कहां थे? कहिए, जवाब दीजिए। बता दो, अब तक तुम कहां थे?
देखिए इंस्पेक्टर, 7 साल पहले कलकत्ता के चौरंगी बाजार में एक बैंक डकैती हुई थी। तो याद है आपको? और मैं उस डकैती का चश्मदीद गवाह था। अच्छा अच्छा, तो फिर? इसीलिए वो लोग मुझे अपने साथ ले गए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या मतलब? आप कहानी अच्छी गढ़ लेते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। देखिए, मैं शक्ल की बात नहीं करता, लेकिन आदतें तो अपनी अपनी होती हैं, और उन आदतों की नकल करना नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर, आप चाहें तो कलकत्ता से पता लगा सकते हैं। इंस्पेक्टर खान आपकी बातों में आने वाला नहीं। इंस्पेक्टर, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मिस्टर सोहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ, तो पिछले 3-4 सालों में आप कभी दिल्ली गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से सोच लीजिए। इंस्पेक्टर, पिछले 7 साल में मैं दिल्ली तो क्या कहीं भी नहीं गया हूं। भगत राम, वो तस्वीरें देना जरा। हाँ, तो आप किसी आर चोपड़ा को जानते हैं? आर चोपड़ा? जी नहीं, मैं किसी चोपड़ा को नहीं जानता। तो फिर आप मदन कपूर को भी नहीं जानते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? कैसे नहीं? देखिए इस तस्वीर को, आप किसी को पहचानते हैं इसमें? लेकिन ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? कहिए कि इस तस्वीर में आप नहीं खड़े हैं। इनकार कीजिए कि आपकी बीवी की तस्वीर नहीं है, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर खान, यू कांट मेक फूल ऑफ मी। इंस्पेक्टर, मैं देखिए ये एक और तस्वीर, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हंस रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए ये तस्वीरें मुझसे मिलती जरूर है, हाँ, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? इस जमाने में क्या नहीं हो सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मदन कपूर। ये हजरत लाला जी के बेटे सोहन के रूप में मदन कपूर हैं, जिन्होंने सरकार के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं, और इन पर मुकदमा चल रहा है, और ये कानून से फरार मुजरिम है। देखिए इंस्पेक्टर, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मिस्टर कपूर, हम किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाते। बताइए, कल आप अंबाला में रुके थे? जी हाँ, रुका था। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप अंबाला में कहां कहां गए और कब आपको पता चला कि पुलिस आपका पीछा कर रही है। आप PVW 1133 गाड़ी में बैठकर स्टेशन पर गए, लेकिन आपने ट्रेन से सफर नहीं किया। क्यों? आपकी तो सीट बुक थी ना? मैंने ये सोचा कि जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। रेस्टोरेंट में आपको पता चल चुका था कि पुलिस आपका पीछा कर रही है। इंस्पेक्टर, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर आप हर सच्चाई को झुटलाने पर तुले हुए हैं तो मैं मजबूर हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। लाला जी, मैं मजबूर। ये रहे वारंट मिस्टर मदन कपूर के। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम आपको बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर रहे मिस्टर मदन। मेरा नाम मदन नहीं, सोहन है इंस्पेक्टर। मैं मजबूर हूं, मेरा पेशा ही कुछ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये एक मुजरिम की परवाह मत कीजिए। वैसे अदालत के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मदन कपूर। देखिए भाई साहब, मैं देती हूँ सबूत। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। लेकिन माँ जी। हाँ, मैं जानती हूँ। आपको सबूत चाहिए ना, तो देख लीजिए इसकी पीठ पर जले का निशान। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस बात का तो ख्याल ही नहीं आया। इसकी पीठ पर निशान अभी भी होना चाहिए। हाँ, बेटा दिखाओ। छोड़ो मां, तुम भी मुझ पर शक करती हो, मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती हो, तुम मुजरिम समझती हो मुझे। कोई निशान हो तो दिखाओ। क्या बाप माँ और बेटे के प्यार का तराजू सिर्फ निशान? नहीं बेटा, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। मैं माँ हूँ, और माँ अपने बेटे को कभी शक की नजर से नहीं देखती। तो माँ, तुम्हें मेरे चेहरे पर प्यार की झलक नजर नहीं आती? मेरे चेहरे की बेगुनाही तुमसे पढ़ी नहीं जाती? मैं तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन कानून इस भाषा को नहीं जानता। इनके लिए, इनका मुंह बंद करने के लिए
वहाँ ये कोई बहुत बड़ा धोखा है। आशी, जनाब आपकी अर्जेंट डाल। अकेले नहीं हैं। मिस्टर मदन कपूर, आप सेवक राम जी को कब से जानते हैं? जी मैंने कल से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। अरे सोहन बेटा, बड़ी अजीब बात है, आप इनको नहीं पहचानते? क्यों लाला जी, आप तो कह रहे थे कि सेवक राम जी आपके रिश्तेदारों से भी बढ़कर हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही मेरे बेटे को तलाश किया है, इसलिए मैं इन्हें अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा समझता हूँ। सोहन गुंडों के चंगुल में फंस गया था, क्यों सेवक राम जी? जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल गलत, ये झूठे इंस्पेक्टर साहब। मुझे किसी ने तलाश नहीं किया, मैं खुद घर आया हूं और मैं इस सेवक राम को बिल्कुल नहीं जानता। क्या बात है मिस्टर मदन कपूर, आप हर बात से इंकार कर रहे हैं? जिन्होंने आपको तलाश किया, आपके माँ बाप से आपको मिलवाया, आप उन्हीं को पहचानने से इंकार कर रहे हैं? मजाक छोड़ो सोहन बेटा, ठीक ठीक जवाब दो इंस्पेक्टर साहब को। देखिए मैं बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता। देखिए सेवक राम जी, आपकी जरूरत भी पड़ ही गई। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मेरा निजी कारोबार है। कैसा कारोबार? मैन्युफैक्चरिंग का। काफी बड़े पैमाने पर होगा। बड़े पैमाने पे क्या, बस गुजर बसर हो जाती। तो आपकी डीलिंग काफी शहरों में काफी लोगों से रहती होगी। हाँ जी बस, हाँ यूं ही। किसी रामलाल नामी शख्स को भी जानते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से सोच लीजिए, कभी किसी जमाने में डीलिंग रही हो? अब इतनी पुरानी बातें कहाँ याद रहती? हाँ ये भी ठीक कहा आपने। हाँ एक खत है आपके नाम, इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मैंने कहा ना कि मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इसमें तो साफ साफ लिखा है कि इस आदमी को आपके पास भेज रहा हूँ, ये बड़ा मददगार साबित होगा। तो इससे मेरा क्या ताल्लुक हुआ? हाँ ये भी ठीक कहा आपने। इसे देखिए, ये उस खत का जवाब है। इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या चक्कर चला रहे हैं। इंस्पेक्टर खान कोई चक्कर नहीं चला रहा, मेरे सवाल का सोच समझकर जवाब दीजिए। तो क्या मतलब आपका? मैं झूठ बोल रहा हूँ? गर्म होने की जरूरत नहीं, खान ने ऐसा तो नहीं कहा। फिर हम तो बात कर रहे हैं, आप तो झगड़े पर आमादा हो गए। आप बात ही ऐसे कर रहे हैं? ओह सॉरी ब्रदर, लेकिन क्या करूं, बात की तह तक जाने की कुछ आदत हो गई है, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ तो आपने कहा कि आप इस हैंडराइटिंग को बिल्कुल नहीं पहचानते। जी, फिर तो आप इस हैंडराइटिंग को भी नहीं पहचानते होंगे। ये तो मैंने अभी अभी लिखा। चलिए कहीं तो आप माने। अब इन दोनों हैंडराइटिंग को मिलाइए, क्या ये दोनों एक ही आदमी की नहीं है? कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं सेवक राम। आपके दोस्त रामलाल, जिनको आप बिल्कुल नहीं पहचानते, जिसने मदन कपूर को ढूंढा और जिसके साथ मिलकर आपने मदन कपूर को लाला जी का बेटा सोहन बनाने की साजिश बनाई, अपने पूरे गिरोह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है सेवक राम, जिंदगी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक शक्ल के दो आदमी हो सकते हैं, एक लाखों की जायदाद का मालिक और एक कानून का फरार मुजरिम। एक 7 साल पहले गुम होता है और एक की मुलाकात तुमसे होती है। और मजेदार बात देखो, दोनों एक ही दिन लाला जी के घर पहुंचना चाहते हैं, एक पहुंचता है और एक नहीं। कुछ भी हो सकता है सेवक राम, इस दुनिया इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। सालों साल बसते रहे कानून से तुम, देखो मिल ही गई ये। सालों साल रोते रहे अपने बेटे के लिए आप, और देखो मिल ही गया बेटा इन्हें, मिस्टर सोहन। इंस्पेक्टर फिर ये लाश? ये लाश मिस्टर मदन कपूर की है, जो कानून का फरार मुजरिम था, जिसकी शक्ल आपसे इस कदर मिलती थी मिस्टर सोहन कि हम भी धोखा खा गए। हम आपको कानून का फरार मुजरिम समझते रहे और सेवक राम आपको अपनी साजिश का हिस्सा।
लेकिन कुदरत और कानून के इस खेल में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी कभी भी। और मुझे यकीन है कि आपकी पीठ पर बचपन का जले हुए का वो निशान भी जरूर होगा, क्योंकि लाश की पीठ पर ऐसा कोई निशान नहीं था। मिस्टर सोहन, मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं सर, इट वॉज योर ड्यूटी। सेवक राम जी, मैं मजबूर हूं, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है। ये बहुत बड़ा धोखा है। अब बोल। देखा माँ, तुमने भी मुझ पर शक किया ना? नहीं बेटा नहीं। बेटा